नमस्कार दोस्तों, कुरकुल ऑफ पॉलिटिक्स पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी और हमारे साथ मौजूद हैं हम सबके प्रिय डॉक्टर सतीश त्यागी जी। नमस्कार दोस्तों, हंसी की बात कहें या बहुत ही गंभीरता से कहें इस बात को कि हरियाणा में राज्यसभा चुनावों को लेके बीजेपी ने तो अपने विधायकों को ये निर्देश दिए हैं कि वो चंडीगढ़ में रहें और वोटिंग से पहले वो उनको कड़े प्रशिक्षण से गुजारेगी ताकि वो वोट में कोई गलती ना कर पाएँ। उधर कांग्रेस अपने विधायकों को हिमाचल ले जाने की तैयारी कर रही है। प्रशिक्षण वो विश्वास नहीं करते होंगे, वो सीधा वोटिंग ही करेंगे। लेकिन हरियाणा में ये बहुत तेज़ी से ये बातें वायरल हो रही हैं, लोग इन पे चर्चा कर रहे हैं कि कांग्रेस ये सीट हार तो नहीं जाएगी। हमने इस विषय पर पहले भी बात की थी, लेकिन अब चूँकि नज़दीक आ रही है 16 तारीख, तो इस तरह की चर्चाएं हैं। और क्या बीजेपी अपनी परंपरागत प्रतिद्वंदी जो रणनीति है उसको कायम रखते हुए कांग्रेस में अगर उसके 9 MLO को ही तोड़ लेगी, क्रॉस वोटिंग कर देंगे, तो फिर इसका मतलब कांग्रेस भी दो फाड़ हो जाएगी। कैसी स्थिति पैदा होगी तो हरियाणा के पॉलिटिकल जो समीकरण हैं वो बदल तो नहीं जाएंगे या फिर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी बहुत ज़्यादा अगर ऐसा होता है तो कांग्रेस चिंताएं तो नहीं दिखा रही, पर कांग्रेस के अंदर चिंताएं हैं, ये सच है। और बीजेपी अपना प्रशिक्षण दे रही है विधायकों की कि वोटिंग कैसे डालनी है। तो वोटिंग करते समय भी कई बार गड़बड़ियाँ हो जाती हैं, पेन बदले जाते हैं, निशान लगा दिए जाते हैं, तो वो अलग मसले हैं। आपको क्या लगता है, कांग्रेस ये सीट निकाल रही है या बीजेपी के खाते में जा रही है? आप अपना अनुमान जरूर बताएं। डॉक्टर साहब। हाँ जी, क्या लग रहा है आपको? तो लग ये रहा है कि कुछ हो या ना हो, लेकिन एक साफ तो बात है कि भारतीय जनता पार्टी ने डर तो बहुत बिठा दिया। कांग्रेस हो सकता है उसके नेता तो ये कहते हैं हम सब बहुत संगठित हैं और हमारा कोई विधायक इधर से उधर नहीं जाएगा, लेकिन बीजेपी ने इस प्रचार को कर करके मतलब इतना ज़्यादा प्रचार हो गया इस बात का, एक डर लोगों के दिमाग में बिठा दिया। और कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भी कहीं ये मानने लगा है कि कहीं कुछ हो ना जाए। और ये कैसे जाहिर होता है कि वो ये मानने लगा, चूँकि उनके दावे नहीं आ रहे इस तरह के। मतलब अगर वो कहें कि भाई ये राहुल गांधी के शेर हैं और राहुल गांधी के सिपाही हैं और किसी भी कीमत पे हम ये नहीं हो सकता और भारतीय जनता पार्टी का भ्रम दूर कर देंगे, उस तरह की डायलॉग डिलीवरी कांग्रेस की तरफ से तो नहीं आ रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अपने आचरण से और अपनी रणनीति से तो भय बिठा गई, लेकिन कांग्रेस पार्टी उस हिसाब से उस अनुपात में रिस्पॉन्ड ही नहीं कर पा रही। तो लोगों को भी ये लगने लगा कि यार कुछ हो ना जाए। तो आज आप हरियाणा में अगर 10 लोगों से बात करेंगे तो उसमें से 7 लोग आपको कम से कम ये मान के ये बताएंगे कि कुछ भी हो सकता है। और कुछ क्यों हो सकता है? जब चीज़ें साफ हैं, गणित साफ है, तो कुछ क्यों हो सकता है? तो ये जो अनसर्टेनिटी पैदा करी है भाजपा ने, ये भी उसकी एक तरह की जीत है। रणनीतिक जीत तो है, रणनीतिक जीत तो है। दूसरे, भाजपा कोई भी एक्शन ले उससे ये मैसेज आता है एकदम से कि अब नहीं जीतेगा कांग्रेस का कैंडिडेट। मनोहर जी वहां पहुंच गए तो ये प्रचार किया मनोहर जी चंडीगढ़ जा बैठे हैं। मनोहर जी हो गए हैं अब छोटे अमित शाह। अमित शाह जहां जाते थे लगता था वहां शांतिपूर्ण तरीके से कुछ होगा ही नहीं और कुछ ना कुछ होगा। अब वही छवि हमारे हरियाणवी जो चौथे लाल है मनोहर लाल, उनकी हो गई है। और इतनी हो गई है कि चौधरी भजन लाल भी कहीं उनसे छोटे नजर आने लगे। मनोहर लाल जी का जो अपना राजनीतिक जीवन जैसा भी रहा, सुचितापूर्ण यशस्वी का जीवन रहा है प्रचारक का, लेकिन अब तो वो भजन लाल से भी ऊपर चले गए इस मामले में कि मनोहर लाल की चंडीगढ़ में उपस्थिति मात्र का ये संदेश है कि खरीद लेंगे कि कुछ हो जाएगा। और वो जो हमने पिछले उसमें भी बात करी थी कि रिकॉर्ड ऐसा है कि लोग उस पर भी मान के चलते हैं। हम हरियाणा के लोग ही हरियाणा के अपने विधायकों प्रतिनिधियों के बारे में रखते हैं, यार कुछ नहीं पता भाई, पैसे में बड़ी ताकत है। और चीज़ें जो लोगों में सुनने को आती हैं वो अजीबोगरीब है। वहाँ रेट पे बात होती है। ये बात नहीं हो रही कौन जाकर कौन नहीं जाएगा, कितना मतलब रेट क्या चल रहा है। कल विगत रात्रि में मैं कहीं था किसी कार्यक्रम में,
तो वहाँ उन्होंने इसी इंप्रेशन में मेरे से पूछा होगा कि मुझे बहुत अंदर की बातें पता होंगी। तो मैंने तो खैर कुछ नहीं बोला, लेकिन मैंने उनसे जानना चाहा तो एक सज्जन मेरे से बोले जी 15 करोड़ का रेट चल रहा है इस समय। एक साथ खड़े व्यक्ति ने कहा है छोड़ ना, 15 करोड़ की होगा तो 15 करोड़ की। भारतीय जनता पार्टी जो 10,500 करोड़ की पार्टी है डिक्लेयर्ड, वो वैसा 50 से ऊपर का मामला जा रहा है। अच्छा, लोग कर रहे हैं आपस में बात, लोग आपस में बात कर रहे हैं। अब ये जो बातचीत हो रही है, जो लोगों की समझ है इसके बारे में, इससे तो आप कैसे चुनौती दोगे? तो एक नॉन कॉन्फिडेंस, एक अविश्वास, एक भरोसा जो है ना हमारे ही जनता का हमारे नेताओं में से उठ गया है। भरोसा ही नहीं है कि ये बिकेंगे नहीं। हाँ, बोलो हर आदमी ऐसा हो गया कि सब बिकाऊ है सौदा। और जो बिकने वाले उनके नाम हम ये इस समय बता नहीं सकते, जो जनता में है चल रहे हैं चीजें, बिल्कुल दावे के साथ कहते हैं पे नाम ले रहे हैं कि वो हाँ सकता, कि वो वैसा वहाँ हो गया और ये हो गया और उसको उसने उठा लिया था, वो वहाँ पहुँच गया। और कांग्रेस कहते हैं कि कांग्रेस कितनी कोशिश कर ले, सरकार होती है। ये देखिए आप, सरकार होती है, सरकार के हाथ बड़े लंबे होते हैं। सरकार तो जहाँ से चाहेगी वहाँ से उठा लेगी, चाहे इनको हिमाचल भेज दो। हिमाचल तो इसलिए भेज रहे हैं कि वहाँ सरकार है ना। तो क्या बता वो हिमाचली रह जाए वहाँ। अमित शाह ने सारे संसाधन झोंक दिए, जिसको वोट नहीं डालना वो क्या होता वहाँ रह जाए, नॉकआउट करा दें, कुछ भी हो सकता है। तो महत्वपूर्ण विषय ये है कि जनता और नेता के बीच जो एक किसी दौर में तो होता ही था भरोसे का नाता, वो तो पूरी तरह से खिसक गया। और हमारे जनप्रतिनिधियों को, नेताओं को भी अब अंतर अवलोकन कर लेना चाहिए कि लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। और इस पूरी भीड़ में कोई ऐसा नहीं मिलता जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि ये नहीं बिक सकता। सही बात, एक भी नहीं बिक सकता। और सत्ता की इतनी ज़्यादा पूजा होने लगे, इतना लोगों के दिमाग में भय बैठ गया सत्ता का खौफ है कि सत्ता जो चाहे वो कर सकती है और कोई उसके लिए रुकावट नहीं है। ये कांग्रेसियों को ज़्यादातर लोग ऐसा कहते हैं कि आज तक का सबसे बड़ा विपक्ष है ये हरियाणा में, लेकिन आज तक का सबसे कमज़ोर विपक्ष भी यही है हरियाणा में। ये मतलब सदन में हमेशा कमजोरी रहते हैं, ये घेर ही नहीं पाते उनको। देखिए ऐसा है, कांग्रेस की विडंबना ये है कि कांग्रेस देश की आज़ादी के साथ ही या उससे पहले 1937 में भी सरकारें बन गई थी। वो सरकारी दल बन गया, वो सत्ताधारी दल है। उसने लंबे 85 साल तक उसने संघर्ष ही नहीं करा कभी। और जब भी सरकार बदली है तो उनके निकम्मेपन की वजह से बदली और फिर से दोबारा वो आ गए। जैसे 77 में हुआ था, इंदिरा जी बोली कि स्थायी सरकार चाहिए देश को, तो 1980 में वापसी होगी उनकी पूरी। तो लोग जो हैं वो अजीबोगरीब स्थिति है उनकी इस समय में। और भारतीय जनता पार्टी ही केवल एक ऐसा दल है इस समय जो आक्रामक है, सत्ता में है और आक्रामक है। तो कांग्रेस जो है वो संघर्ष करना उनके डीएनए में ही नहीं है, मैंने तो कभी देखा नहीं। ये एक अपवाद है राहुल गांधी का कि वो सड़कों पे निकल आए। एक आदमी है कांग्रेस में, हाँ, जो लगातार संघर्ष में है और जिसकी भाषा में एक आक्रामकता है, जो बार बार चुनौती दे रहा है, और तो कोई नहीं है। तो ये बहुत ही विकट स्थिति है। और सबसे ज़रूरी है धर्मेंद्र जी हाँ कि जो लोग हंस देते हैं ना इन चीज़ों पे, जनता या तो उदासीन हो जाती है, हंस जाती, निराश हो जाती है, कुछ नहीं होना। सबसे बड़ी जिम्मेवारी तो उसी की है। क्या वो अपने जनप्रतिनिधियों के अंदर ये खौफ नहीं बिठा सकती कि अगर तुमने गलती करी और तुमने अगर दल बदल किया ऐसे मामले में तो अगली बार तुम सदन का मुंह नहीं देख पाओगे। ये तो जनता का कर्तव्य है ना। आप ये देखिए हरियाणा में आप कुछ भी कहिए ओम प्रकाश चौटाला जी के बारे में, एक चीज़ मैं मानता हूँ कि उन्होंने, जैसे हबीपा की सरकार टूटी थी, लेकिन उन्होंने किसी को भी सदन नहीं पहुंचने दिया। और उन्होंने कहा कि मैं इनको सजा देना चाहता हूं दल बदल की, यानी दल बदल से जिस आदमी ने पूरा लाभ उठाया उसी ने ये घोषित कर दिया। तो जिन भी परिस्थिति में हुई वो एक अच्छी शुरुआत थी। तो मेरे कहने का आशय यह है कि जनता को अब सोने का समय नहीं है, और अगर अभी भी सोते रहे तो इस देश को गुलाम होने से कोई रोक नहीं सकता। और ये मान के मत चलना कि भाई अपने हैं या हम तो बहुत पुराना लोकतंत्र है और ये चीज़ें कुछ नहीं, ये तो टेम्परेरी चीज़ें हैं। इस बार का जो संकट है वो बहुत गंभीर संकट है। और
हम लोग ये जो सोचने समझने वाले लोग हैं वो केवल चेता ही सकते हैं कि भाई ये नहीं होना चाहिए, और हम लोगों की भी मजाक उड़ती है, ऐसे लोगों की मजाक उड़ती है, सबके उड़ते हैं। और सत्ता आके खड़ी हो समाज में जाती है। सबसे ज़्यादा आज के दिन वो आदमी घृणा का पात्र है जो देश की एकता पे बात करे, जो सांप्रदायिक सद्भाव पे बात करे, जो साइंटिफिक टेम्परामेंट पे बात करे, जो राजनीतिक शुचिता की बात करे, और जो पढ़ाई लिखाई की बात करे। आज के दिन सबसे ज़्यादा घृणा और गालियाँ उसी को मिलती हैं। बिल्कुल। देखिए आपने एक वीडियो भेजी थी मेरे पास में, मैं देख रहा था उसमें, जैसे मैं मोदी जी कह रहे थे कि कुछ लोग कहते हैं कि ये कतार खड़ी कर दी, कतार। हाँ, ये एलपीजी के लिए उन्होंने कहा है। एक्चुअली एलपीजी नहीं मिल रही है। हाँ। तो वो उन्होंने याद दिलाया कि कतारों में तो देश 70 साल से है ही। हाँ। तो ये वाली जो कतार है, ये वाली कतार आखिरी कतार है। नोटबंदी की आखिरी थी, फिर वैक्सीन की आखिरी थी, हाँ। फिर अब ये भी आखिरी है। मुझे कई बार बड़ा ताज्जुब होता है कि मोदी जी की और मेरी उम्र में करीब 7 साल का फर्क है। बड़े हैं आपसे वो? हम उससे बड़े हैं। ओके। वो 75 साल के हैं, 68वां साल चल रहा है। तो जिस तरह का भारत मैंने देखा, कमोबेश उस तरह का भारत उन्होंने भी देखा है। उन्होंने थोड़ा ज़्यादा देखा है। लेकिन मैंने जो 56 वर्षों में जो भारत देखा है वो 2014 से पहले, और जो मेरे जन्म की तारीख है, वो भारत जैसा मैंने देखा, मोदी जी का भारत कुछ बड़ा विचित्र है। ये ठीक है कि एक जमाने में कतारें लगती थी, लेकिन भाई तब अनाज का संकट था। राशनिंग का सिस्टम जो है ये भारत सरकार ने शुरू नहीं किया, ये अंग्रेजों ने शुरू कर दिया था। नमक के लिए अंग्रेजों ने कतारें लगाई थी। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद, और जब बंगाल में बहुत बड़ा अकाल पड़ा तो ये व्यवस्था की गई। चूंकि आपके संसाधन सीमित हो गए, उत्पादन आपका कम है, लोग चाहने वाले ज़्यादा हैं, मांग ज़्यादा है, तो आपको एक सिस्टम डेवलप करना पड़ता है। तो उसमें वो याद दिला रहे, पहले तो चीनी के लिए भी कतार लगती, चीनी के लिए कतार 2014 से बहुत पहले बंद हो गई थी। बंद हो चुकी। लेकिन वो ऐसे लोगों को ये अपनी चीज़ें बता रहे हैं जिनको पता ही कुछ नहीं है, वो भारत के इतिहास को ही नहीं जानते, उन्होंने भारत के विकास के क्रम को ही नहीं समझा। नहीं, उन कतारों से निकाल के ही तो तुम लोग यहाँ तक पहुँचे हो। और कितनी मतलब अजीब सी बात कर रहे हैं कि मैं ये आखिरी बार आपको इसलिए कतार में खड़ा कर रहा हूं ताकि आपको भविष्य में कतार में खड़ा ना होना पड़े। मतलब इतनी बड़ी लफाजी, इतना बड़ा शब्दों का जाल। अब सबको पता है कि एलपीजी क्राइसिस हो रहा है, बड़े बड़े रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं। उनमें इसका तो मोदी जी का तो दोष क्या है उसमें? वो तो ग्लोबल संकट तो मान लो। तो कहते ये पूरी दुनिया में है भाई, ये मतलब तो इसके लिए तैयार रहना चाहिए। लोग तो हमेशा तैयार रहते हैं, लेकिन वो हर अफसर का फायदा अपने राजनीतिक लाभ के लिए उठाते हैं। मोदी जी को तो मोदी जी ने कहा था कि मुझे 90 दिन दे दो, फिर जूतों से पीट लेना। हाँ। तब भी लोगों ने जूतों से नहीं पीटा उनको। वो हमेशा ही अपने एक टाइम फ्रेम में चलते हैं। 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, हो गई। 100 स्मार्ट सिटी बन जाएंगे, बन गए। और चीजों को कैसे जोड़ेंगे? बुलेट ट्रेन भी चल गई। जब हमारे देश की आज़ादी को 75 वर्ष होंगे तो ये चीजें हो जाएंगी। कुछ नहीं हुआ, कोई स्मार्ट सिटी नहीं है, बुरे हालात है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, कोई बुलेट ट्रेन नहीं है, मतलब पता नहीं है क्या। और उन चीज़ों को बताएंगे भाई आपने 2014 के बाद जो दिया है वो सारी चीज़ें उपलब्ध थी तभी दी होंगी। और वो कहते हैं कि देखिए, याद करा रहे हैं लोगों को कि 65 वर्षों में 55% लोगों को गैस मिली, है ना। और मैंने इन वर्षों में, इन 10 वर्षों में 90% पे वो पहुंचा दी। तो क्या 55% लोगों को गैस पहुंचना ये छोटी उपलब्धि है? उस समय भाई 47 में नेहरू ने गैस का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करना था, बुलेट ट्रेन नहीं चलानी थी। उस समय की तात्कालिक दौर में और तरह की परेशानियां थी, देश उन चीज़ों से जूझ रहा था, तो प्रायोरिटी वो है। इनकी तो वो स्थिति है कि घर में रोटी हो या ना हो, को सब्जी बने या ना बने, बच्चे भूखे मर रहे हो, डिफेंडर खरीद लो। और डिफेंडर खरीद के ये दिखाओ कि मेरे सारे पुरखे जो हैं वो नालायक थे, वो कुछ नहीं कर पाए और मैंने ये खरीद लिया। बेशक राहुल गांधी को देश पता नहीं है क्या देश में चल रहा है। हाँ, यहाँ ड्रोन बना रहे हैं। राहुल गांधी के अलावा इस देश में तो किसी को पता भी नहीं कि क्या चल रहा है। राहुल गांधी सब जानता है, क्या नहीं जानता। राहुल गांधी लगातार एक्सपोज कर रहा है, आप उसके बात का जवाब क्यों नहीं देते? संसद में नहीं, सदन में बैठ के जवाब क्यों नहीं देते? सदन में जा ही नहीं रहे। रविशंकर प्रसाद ये कह रहे कि ना, मोदी जी को कोई कंप्रोमाइज नहीं कर सकता। ये बात मोदी जी क्यों नहीं कह रहे भाई? खुद कह दो। अच्छा, चीज़ों को अपनी सुविधा के अनुसार व्याख्या करेंगे, कहेंगे कि लोग ये चाहते हैं कि मोदी मर जाए, मेरी कब्र। कौन लोग चाहते हैं भाई? ये राहुल ने, प्रियंका ने, सोनिया ने, खड़गे ने, वेणुगोपाल ने, किसी मुख्यमंत्री ने, किसने कहा है ये? लेकिन वो ये मान के चलते हैं देश में कोई भी आवाज अगर मोदी के खिलाफ उठेगी वो राहुल गांधी बोल रहा है।
तो फिर उस पर अपना भाषण देंगे, नामदार, कामदार, अहंकारी, उत्पाती बच्चा, और बड़े दरअसल एक गिल्ट बहुत ज़बरदस्त इनके कॉम्प्लेक्स बैठा हुआ। अभी राहुल गांधी की क्या गलती है कि वो राजीव गांधी और इंदिरा गांधी के परिवार में पैदा हो गया? उसके हाथ की बात है क्या ये? सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा हुए। सोने की चम्मच भैया मुंह में लेने वाला आदमी जो है वो अंबानी की बेटी की शादी में नहीं जाता। और तुम्हारे जैसा गरीब आदमी जिसकी माँ बर्तन मांजती थी, साफ करती थी, पानी भरती थी लोगों के, उसका बेटा अंबानी के बेटे की शादी में जाता है। लेकिन भाई अब तुम्हारी 5 करोड़ का सूट नहीं पहनता है। हाँ, वो 5 करोड़ एक्चुअली सर ये अट्रैक्शन विपरीत का है एक्चुअली। राहुल जा रहा है मैकेनिकों के घर पे, राहुल जा रहा है मोची के घर पे, राहुल जा रहा है किसान के घर पे, क्योंकि उसने वो चीज़ देखी नहीं है सर। हम देखिए ताजमहल के आगे कोई अंग्रेज मिल जाए तो भारतीय आदमी कैसे मुस्कुरा के फोटो खिंचवाता है। बिल्कुल। ऐसे ही मोदी जी की हालत है। मतलब ये तो मोदी जी ऐसे ही कोई भी विदेशी दिख जाए ना उसके साथ ऐसे खुश हो जाते हैं। वो उनके उन्होंने बारे वो चीज़ में नहीं तो देखी। मशहूर है, आप उनकी कोई फोटो भारत में हंसते हुए दिखा दो और बाहर वो विदेश में उसमें दिखा दो कि वो कहीं भी गंभीर हो रहे हैं, ही करने लग जाते वो हैं। केवल हंसने के लिए ही विदेश जाते हैं। और कितनी नाजुक परिस्थितियों, अरे अगला हंसना चाह रहा हो ना चाह रहा हो। एक तो मैंने फोटो ऐसी देखी, पता नहीं किस विदेशी प्रधानमंत्री के हाथ को पकड़ना चाह रहा है, वो नीचे कर रहा है। हाँ। और आखिर में पकड़ ही लिया। ये तो खासियत तो है उनमें। तो वो अपने पिच पे खेलने वाले हैं, पिच का खुद ही निर्माण वैसे करते उनके हैं। दोस्त तरक्की कर रहे हैं सर। अभी अंबानी ने 50 साल में अमेरिका की सबसे पहली हाँ। और बड़ी रिफाइनरी लगाने जा रहे हैं। अंबानी टेक्सास में लगा रहे हैं। 300 अरब डॉलर के करीब का इन्वेस्टमेंट है। अभी तक इन पे केस वेस भी चल रहा था वहाँ अब पे। इसीलिए तो हम विश्वगुरु हैं कि अब हमारे यहाँ के एक उद्योगपति, भारत का विकास तो हो चुका सारा, अब वो अमेरिका जो बहुत ही उसकी इकोनॉमी बड़ी एक्चुअली डामाडोल सत्ता है। के मजे इस देश में 3 ही लोगों ने लिए हैं जी, मोदी जी ने, अंबानी जी ने और अडानी जी ने। 3 लोगों ने तरक्की की है इस देश। हाँ, मजे लिए और बाकी निष्कंटक ये लिए। बीजेपी वाले तो ऐसे बूं करने के लिए छोड़ रखे हैं, इनके पल्ले तो कुछ नहीं है यहाँ पे। लेकिन आप ये देखो कितने केंद्रीय मंत्री हैं, कोई सा भी अपने परफॉर्मेंस के आधार पे किसी के जिक्र होता है कभी देश में? इन्हीं और मंत्री है ही नहीं इनके यहाँ। तो अब ये देखिए कि निशिकांत दुबे, गिरजा, क्या नाम उसका, गिरजा है एक, वो संबित पात्रा, ये 5-7 लोगों का एक झुंड है अनुराग ठाकुर का, जो इसी काम में लगे रहते हैं बस। ये कभी उसके पजामे पे बात, कभी टी शर्ट पे बात, कभी उसकी दाढ़ी पे बात। एक कह रही थी महिला इनमें से एक को जोड़े कोई मंत्री नहीं है, पता ही नहीं है सरकार में मंत्रिमंडल है ही नहीं ना। और अब तो ऐसा रिजोल्यूशन भी पास कर दिया गया है कि कुछ इश्यूज पे कैबिनेट की सैंक्शन भी लेनी जरूरी नहीं समझी गई। ऐसा भी कानून बन गया, बनाया है जी, है ना। तो जैसे इजराइल के साथ जो MOU हुए हैं ना, हाँ, उनकी जानकारी कोई पार्टी में ये नहीं पूछता कि मोदी जी की भाषा हमेशा देखे कि और मोदी ने ये कर दिया, मैं मोदी, किसी का कोई जिक्र ही नहीं। पार्टी का नाम ले लिया करो यार, हालांकि बिरला जी, देश का नाम ले लिया करो। बिरला जी बच गए हैं। ये बिरला जी का तो बचना तय था, वो नंबर नहीं थे उनके पास में। लेकिन ऐसे बचने से तो बेहतर आदमी डूब के मर जाए। क्या बचना ये? अरे आपको 200 से 200-250 के करीब लोगों ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया कि हमें तुम्हारी उस पर भरोसा ही नहीं है। उनका विरोध तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये तो सारा देश जानता था बिरला का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। लेकिन जो बिगड़ा है वो कभी सुधरेगा नहीं, और बता दूं मैं आपको, इतिहास में दर्ज हो गया। तो अगला बेइज्जती ना माने तब भी बेइज्जती होगी जी उसकी। अब वो नहीं मानते। और मुझे तो एक बार एक सज्जन ये कह रहे थे कि डॉक्टर साहब ये बताओ कि इनके परिवार में सारे लोग ऐसे ही होते हैं, इनके बच्चे, इनकी बीबी, इनके और माता पिता सब एक ही पैटर्न पर सोचते हैं क्या? कोई ऐसा नहीं होता है कि कोई आके ये, मतलब बाप अगर जिंदा है, माँ जिंदा है, वो या बीबी ये कह दे कि आपको शर्म नहीं आती इन चीज़ों पे? इसका मतलब या तो सब सोच रहे हैं, मजे मिल रहे हैं सबको, सारे चुप हैं। नहीं, कहीं तो आप देखिए, हम लोग लोक लाज में जीते हैं, परिवार की प्रतिष्ठा के लिए जीते हैं, इन पर तो कोई असर ही नहीं किसी बात का, और पूरी बेशर्मी से खीखी करते रहेंगे बैठ के। अब इसके बाद ही चलो बच के हैं, तो अब ये चाहिए कि वो अपने नए अवतार में आए, ओम बिरला अपनी आदतें सुधार लें। आचरण में बदलाव तो करना चाहिए उनको। देखिए सर, उनकी मुंडी ऐसे होती है, ऐसे बीजेपी वालों ऐसे हंसने लगे, ऐसे देख के ऐसे उनके चेहरे का मतलब रंग उड़ जाता है बेचारा। ये तो कलाकारी है। मतलब उस कुर्सी पे बैठना टॉर्चर है उनके लिए, पैसे देखा जाए, क्योंकि विपक्ष की तरफ देखना पड़ता है तो मुंह ऐसे बिल्कुल
मूड खराब हो जाता है। देखो, उधर देखते हैं हंसते हैं। ये तो ना, अगर फिल्म जगत हमारा उनके आचरण को, उनकी अभिनय को देख रहा हो तो उनको मौका देना चाहिए कि जब भी वो लोकसभा अध्यक्ष पद से निवृत्त हो जाएं तो फिल्मों में एक अजीब किस्म के खलनायक की जरूरत पड़ती है ना, उसका वो भूमिका पूरी अदा कर देंगे कि मतलब पल भर में इधर देखा तो क्रोध, इधर देखा तो मुस्कुराहट, इधर देखा तो मतलब अंदर से क्रूरता पैदा हो रही, इधर देखा तो दया भाव। मतलब इतनी जल्दी मेरे ख्याल से सदी का नायक भी नहीं कर सकता इन चीज़ों को। एक वो अमित शाह जी हैं, वो बिना सड़ा बोले कोई वो स्पीच नहीं दे पाते जी। हाँ, वो ये शब्द का बार, चलो उनको तो ये माफ़ कर देंगे, शायद उनके यहाँ ऐसा ही होता होगा। संस्कारी बच्चे कई बार इस तरह के कर ही लेते हैं। और उनका एक मीम भी वायरल हो रहा है। वो कुछ दिन पहले तो कह रहे थे कि इस लोकसभा में मैं कब बोलूँगा, क्या बोलूँगा, ये मैं तय करूँगा। और अब उनका वायरल हो रहा है कि इस लोकसभा में कौन क्या बोलेगा, कब बोलेगा और क्या नहीं बोलेगा, ये सब स्पीकर तय करेंगे। अब वो ये बोल रहे हैं। हाँ, स्पीकर ही तय करेंगे और उसके बाद में अगर ये जनता कभी होश में आई तो फिर जनता तय करेगी किसको क्या बुलवाना है। और मुझे जनता होश में नहीं रहनी जी है, ये इतनी जितनी जागरूक जनता ये है इतनी ही रहनी है जी, इससे ज़्यादा नहीं रहनी। अब पता चल रहा है अंग्रेज इतने साल कैसे रह गए। इनकी जागरूकता जब आएगी कि आप ताजुब करोगे कि हम अपने घर में ये सोचने लगे कि अगर गैस वास्तव में ना मिली तो लकड़ी कहाँ से मिलेगी या उपले कहाँ से मिलेंगे, मतलब इसी पर आना पड़ेगा ना। और क्या। तो मैंने उनको कहा कि भाई चलो अपने पास अपना ये तो जुगाड़ है कि शहर छोड़ के गांव चले जाएंगे। बाकी तो सारा जीवन शहरों में गुजरा है, थोड़ी परेशानियां होंगी लेकिन कम से कम रोटी का संकट नहीं है वहाँ, है ना। तो वो चाहे गन्ने की पत्ती हो या उधर से बच्चे चुगलाया करेंगे, कुछ ना एक टाइम का खाना तो। हाँ, और मैं मैडम को मैंने, आप भी गोबर पाथना सीख लेना ठीक से, अपने उपले बनाएंगे। मतलब हम उस आदिम युग में जाने के लिए तैयार बैठे, इतना डरे। और वो कह रहे हैं कि कांग्रेसियों से सावधान, कोई एलपीजी का संकट नहीं है। इसमें कांग्रेस की क्या करें भाई। तो मेरे कहने का आशय है कि जब आम आदमी का जीवन इससे प्रभावित होगा शायद उन्हें तब अकल आ जाए। और हाँ, एक वर्ग ऐसा जरूर है जो कह रहा है कि 5,000 का सिलेंडर और 500 रुपए का पेट्रोल खरीद लेंगे। वो कह रही है कि हम 5,000 का सिलेंडर खरीद सकते हैं और 500 रुपए लीटर पेट्रोल का। हाँ, लेकिन चाहिए हमें मोदी जी। हाँ, और ये जो हैसियत उनको दी है 5,000 के सिलेंडर वाली, ये किसने दी है? ये 10 साल में तो आई नहीं पिछले, ये तो बहुत पहले से आ रही होगी, है। हालांकि तो देश, वही जो मैं कहता हूँ ना कि देखिए नेहरू का लाइसेंस परमिट कोटा का राज था, वो ना आपने लिए ना मैंने लिए। कौन लेता था ये सबको पता है। और उस समय वो क्या कपड़े पहनते थे उनकी पहचान भी की जा सकती। वहाँ से अमीरी 91 के रिफॉर्म्स कांग्रेस पार्टी ने की, उसका लाभ किस वर्ग ने उठाया उन्हें भी सब जानते हैं। वही हैं 5,000 वाले और 500 वाले, ठीक है। और अब उनको इतना मतलब इतना धन उनके पास इकट्ठा हो गया है कि वो पैसे से खेलने लगे हैं। अब वो रोटी से भी खेलते हैं, पैसे से भी खेलते हैं। दुर्भाग्य ये है कि आज इस देश में पत्रकार तो छोड़ दो, कोई धूमिल जैसा कवि भी नहीं है। उनकी बात सुनी जाती थी, है ना। तो निराशाजनक स्थिति है, लेकिन मेरी समझ ये कह रही है कि जब व्यक्तिगत रूप से लोग आहत होंगे, घर के बजट बिगड़ेंगे, है ना, बच्चों की सेहत की, एजुकेशन पे सवाल उठेंगे, तब शायद निद्रा इनकी ख़त्म हो जाए। और वो ये भी है कि मैं तो मोदी जी की सफलता तब मानता कि 400 पार तो चलो बेशक ना, लेकिन कम से कम 300 का आंकड़ा तो उन्हें टच करना चाहिए था। पिछले चुनाव का परिणाम बिल्कुल साफ है कि उनकी लोकप्रियता गिरी है, उनके पास अब डिलीवर करने के लिए कुछ लेकिन एक चीज़ तो है सर, जैसे कई सारे ग्रुपों में लोग जोड़ देते हैं, तो अभी एक डॉक्टर का ग्रुप है, उसमें पता नहीं मुझे क्यों जोड़ रखा है डॉक्टर के रूप में। तो वहाँ पे पहले क्या था कि आज से जैसे 2-1 साल पहले तक कोई मतलब मोदी के बारे में एक शब्द अगर लिख दिया जाए तो मतलब ऐसे टूट के पड़ते थे डॉक्टर्स ना। और आज अगर मान लो कोई डॉक्टर उस पर डालता है तो कोई रिएक्ट नहीं करता उस पर। मतलब आज मोदी जी के अगेंस्ट में अगर कुछ डालते हैं डॉक्टरों के ग्रुप में तो डॉक्टर चुप रह जाते हैं। मतलब एक ये पैरामीटर मैं लगा रहा हूँ कि जो लोग कभी इनके बहुत भक्त होते थे, धीरे धीरे उनमें से जो ठीक ठाक से दिमाग वाले लोग हैं वो इनसे पीछा छुड़ाने की सोच रहे हैं, या उनको हकीकत समझ में आने लगी है। वो आपने ना शायद दुर्गा सप्तशती कभी पढ़ना, आप उसके नवरात्रों के दिनों में पढ़ी जाती है, तो उसमें जो राक्षस है ना
बहुत सारे, उसमें एक रक्त बीज भी है हाँ जी, कि एक को मारो तो 10 खड़े हो जाते हैं। जहाँ उसका रक्त गिरेगा वहीं हाँ, खड़ा तो ये रक्त बीज की परंपरा के लोग हैं। ऐसा ही एक भगवाधारी का वस्त्र पहन के एक दिन कह रहा था कि असल सतयुग तो अब आएगा, योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री, मोदी जी का जिक्र नहीं, योगी जी बनेंगे प्रधानमंत्री और डॉलर 20 रुपए पे जाएगा। ओह वाह। अब ये देखिए नए सपने की तैयारी शुरू होगी। और मान लेते हैं लोग जी ऐसी बात? हाँ, वो मान रहे हैं हाँ। कि अब अगला कदम ये है, तुम्हारा डॉलर 20 रुपए जाएगा डॉलर, तो वो अमेरिका का ऐसे ही बैठा ये ना कि उनका उप विदेश मंत्री भारत में आके ये कह के जाता है जी कि हम वो गलती नहीं करेंगे जो हमने चाइना के साथ की है, हम बाजार नहीं बढ़ने देंगे भारत को। अब ये देखिए विदेश का एक उप विदेश मंत्री जी भारत की धरती पे खड़ा होकर चैलेंज करके जाता है भारत को। नहीं, उसने प्रेस सेक्रेटरी ने बड़ी तारीफ की है कि इंडियंस आर वेरी गुड एक्टर्स, वो हमारी बात मानते हैं। ये एक्टर्स का मतलब लोगों ने मान लिया अभिनय करने वाले, एक्टर का मतलब होता है जमूरा। वो मदारी है, ये जमूरे हैं सारे के सारे, कि हम इनको जो कहते हैं वो मान लेते हैं। करो ना खंडन इस बात का, लेकिन इन पे इन चीज़ों का कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। अब नई जो पौध शुरू होगी ना, बहुत बारीकी से देखना, वो अब मोदी जी के बारे में कम, योगी जी के बारे में बात कर रही है। आप जो कह रहे हो ना कि मोदी के बारे में नहीं लिखते, ये हालांकि ये योगी जी का नुकसान है। मतलब अगर मोदी जी को पता लग जाए, मोदी जी को भी सच तो पता है, उनको वो सच ये जानते हैं कि वो बायोलॉजिकल ही हैं। अभी इस गलतफहमी में हमें नहीं रहना चल चाहिए। रहा है अमित शाह और वर्सेस योगी में। हाँ, उनको ये लग रहा है, उनको ये पता है कि मैं बायोलॉजिकली हूँ और मेरी क्षमताएं जवाब दे रही हैं, और इस चीज़ को संघ और वहाँ के जो थिंक टैंक है वो सब चीज़ें समझ रहे हैं कि मोदी जी का अब ढलान पे हैं सारी उम्र। इसलिए नया जो व्यक्ति तैयार किया गया है वो ये मान के चल रहे हैं कि भाई 2014 से लेकर 12-13 वर्ष इनके, और अब एक नया जो वो योगी के रूप में आ रहा है जो डॉलर को 20 रुपए कर देगा। यानी कि पूरे भारत के में जो गरीबी मिटा दी, बेरोजगारी मिटा दी, सब शहर ठीक कर दिए, किसान बड़ा संपन्न हो गया, सब चीज़ें ठीक कर दी हैं। अगले चरण में जिसका नेतृत्व योगी जी करेंगे वो तो स्वर्णिम भारत होगा, तब हम विश्वगुरु बनेंगे। और जब तक ये दोनों करेक्टर पूरी तरह से एग्जॉस्ट नहीं हो लेंगे इनके पूरी तरीके से, मोदी जी तो हो लिए, अब उनको लाया जाएगा मैदान में। इसलिए आप ये देखना कि मोदी जी का जो आप बता रहे हो ना कि थोड़ा सा वो होने लगा, उन्हीं लोगों से अगर आप डीपली जानने की कोशिश करोगे तो मोदी के विकल्प के रूप में योगी को ही लाएंगे। अमित शाह क्या करेंगे फिर भी? करते रहो कुछ भी। ऐसे कैसे? अमित शाह तो मान के चलते हैं कि हाँ, तो अमित शाह जब योगी बन जाएंगे प्रधानमंत्री और इस देश की जनता चाहेगी तो वो जो डायलॉग अब मोदी जी के लिए बोल रहे हैं तब योगी जी के लिए बोलेंगे। भाई अमित शाह कोई मास लीडर थोड़ी है। ठीक बात है। अमित शाह के कोई फॉलोइंग है? अमित शाह इज नॉट ए लीडर, इज ए मैनिपुलेटर। सिंपल सी बात है, ये काम तो कोई भी कर ले। ऐसे बहुत लोग हैं जो बड़े बड़े मतलब पदों पे गए और वो लीडर नहीं थे। हाँ, एक समय में ये प्रमोद महाजन ऐसा ही तो रुतबा था। भाई अमित शाह से ज्यादा मास बेस रखने वाले तो सैकड़ों नेता भाजपा के अंदर। क्या अमित शाह की और मोदी जी की लोकप्रियता का स्तर एक है? नहीं, धरती आसमान का फर्क है। तो अमित शाह एक इंस्ट्रूमेंट है मोदी जी के, बस इस सफर की कहानी नहीं है। और इंस्ट्रूमेंट अपनी यूटिलिटी बनाए रखेगा तो ये योगी जी के भी काम आ जाएगा। क्योंकि अमित शाह का विकल्प अभी कोई नहीं दिख रहा। जो रोल उनको दिया गया, डिफाइन उनके लिए रोल है, उसका विकल्प नहीं है कोई। मोदी जी का विकल्प तो है, अमित शाह का विकल्प अभी नहीं है। और योगी जी ने कोई अपना ही तैयार कर रखा हो अंदर ही अंदर तो अलग बात है। आ जाते हैं जी, सत्ता के साथ आते हैं ये तो मैनिपुलेटर। हाँ, बट वो है उनका इतना ही है। जैसे प्रमोद महाजन थे, उनका भी यही रोल था। ये होते हैं इस तरह के लोग ना, डेमोक्रेटिक सिस्टम में लॉबिंग करने वाले ब्रोकर टाइप के लोग, ये होते हैं सब जगह। इनका काम ही होता है दूसरे दलों से बात करो, सरकारें तोड़ो, पैसे का इंतजाम करो, कहाँ से आ रहा जाए, वो ये सब हिसाब किताब रखते हैं। तो वही हैसियत है उनकी। खैर दोस्तों, राज्यसभा चुनाव से बात शुरू हुई थी और पता नहीं कहाँ पहुँच गई। और बातों की खूबसूरती यही है कि बातों को ना एलपीजी चाहिए और ना पेट्रोल चाहिए चलने के लिए। हाँ, इसके लिए तो प्राणवायु चाहिए। और किसी ने कहा कि यार मैं अमेरिका जाने की सोच रहा हूँ। बोला यार सोचने में तो कोई खर्चा है ही नहीं, कहीं किधर। और संपत सरल भी कहते हैं ना कि पिछले दिनों मैं न्यूयॉर्क गया था, हालांकि ये झूठ है। हाँ, तो लोग हंसने लगे, पर बोला मोदी जी से मैंने सीखा है कि विजन बड़ा होना चाहिए। झूठ का है ना। तो विजन बड़ा रखो दोस्तों, और कांग्रेस का विजन देखते हैं। 16 तारीख को पता लग जाएगा। लेकिन इतना तय है
कि अगर ये सीट कांग्रेस के हाथ से निकलती है तो कांग्रेस पार्टी दो फाड़ होना तय है हरियाणा में, और बीजेपी को इससे फ़ायदा ही होगा। हालांकि देखने वाली बात है कि क्या कांग्रेस ये सीट बचा पाएगी। उनके पास नंबर्स हैं, सब कुछ है, लेकिन लोगों को भरोसा नहीं है कांग्रेस पे, और ये जो भरोसा उनके प्रति खिसक रहा है इसकी जिम्मेदारी कांग्रेसियों पर भी है और किसी पे नहीं है। तो देखते हैं ये कांग्रेसी बिकेंगे या ये कांग्रेसी टिकेंगे। शुक्रिया। आप क्या सोच रहे हैं आप जरूर कमेंट करके बताना। शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार।